नमस्कार। डीडी न्यूज़ हिमाचल की ओर से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम चुनावी गलियारों से की इस कड़ी में मैं कुलदीप हेरान आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे मिला रहे हैं ऐसे जननायकों को जिन्होंने प्रदेश और देश के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। एक ऐसे ही योद्धा हमारे बीच आज चर्चा के लिए मौजूद है। मांडव्य ऋषि की धरा मंडी के लाल, और जिन्हें देखा जाए तो इस वीर भूमि के वो सपूत जिन्होंने न केवल 1999 में कारगिल के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस युद्ध का नेतृत्व भी किया है, इसके अलावा भी कई सारे युद्धों में देश के लिए सेवा की है। तो आइए स्वागत करते हैं ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर जी का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार कुलदीप जी। आपने सांसद का भी चुनाव लड़ा है। इसके अलावा हम आपसे आपका परिचय विस्तार में जानना चाहेंगे, आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में और आपके शिक्षा से जुड़े काल के बारे में। कुलदीप जी, मैं जहाँ आप अभी बैठे हैं ये एक छोटा सा गांव है नगवाई, जो मंडी ज़िला में पड़ता है। मैं यहाँ से संबंध रखता हूँ। यहीं पे पले पड़े और बड़े हुए, और प्राइमरी मैंने इस गांव से किया। वहाँ उसमें यहाँ बड़े स्कूल नहीं थे, तो यहाँ से 4 किलोमीटर एक पनारसा है, वहाँ हम जाते थे। वहाँ से मैट्रिक किया, और उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे नौकरी भी करनी पड़ेगी। आप हैरान होंगे कि मैं एक पटवारी के तौर पे भी मैंने ट्रेनिंग की और पटवारी लगा, और मंडी शहर में लगा। तो सौभाग्य की बात थी कि वहाँ पे इवनिंग कॉलेज था। तो मैंने 1975 में जो है अपनी ग्रेजुएशन वहाँ पे पूरी की, और बतौर पटवारी वहाँ सदर कानूगो ऑफिस डीसी ऑफिस में 4 साल जो है अपनी सेवाएं भी दी। और 1975 में मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में चला गया, और ट्रेनिंग जो है मेरी दिसंबर 1976 में कमीशन हुई, और ग्रेनेडियर रेजिमेंट जो कि एक इन्फेंट्री की रेजिमेंट है, उसमें जो है वो शुरू हुई। तो इस तरह से पढ़ाई से गांव से निकलकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंचे, कमीशन हुए, और उसके बाद जहाँ जहाँ यूनिट गई, जिस भी इलाके में गई, क्योंकि इन्फेंट्री वालों को हर 2-2.5 साल में जाना पड़ता है, तो जहाँ जहाँ भी भारतीय सेना ने हुक्म दिया उन सभी जगहों पर 34 साल मैंने सेना में सेवा की, और 2010 में जो है मैं रिटायर हुआ था। जी, इस दौर की अगर बात कहें, 34 साल के सेवा काल की अगर हम बात करें सर, तो आपने विभिन्न युद्धों में भाग लिया है। आप कई लड़ाइयों में आपने नेतृत्व भी किया है। उसके बारे में विस्तार से बताएं कि ये सिलसिला कब से शुरू होता है और किस तरह का माहौल आपने उन युद्धों में देखा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तकरीबन मुझे बहुत सारे अनेकों युद्धों में हिस्सा लेने का मौका मिला। आपने सुना होगा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका में गई थी, और वहाँ पे लिटे के साथ, लिबरेशन टाइगर्स तामिल इलम के साथ लड़ाई हुई थी, और वहाँ पे भी लड़ाई एक मेजर के तौर पे मुझे लड़ाई लड़ने का मौका मिला, और वहाँ पे भी मुझे वीरता पुरस्कार दिया गया था वहाँ पे बहादुरी के लिए। और उसके बाद कश्मीर में तो पूरा जीवन कई बार गुजर गया काउंटर इंसर्जेंसी में, वहाँ के आतंकवाद की लड़ाई में, और वहाँ पर भी मुझे सम्मानित किया गया। और जब मैं कश्मीर में था तो कारगिल युद्ध जो है 1999, ये आजकल का ही वक्त था, मई का ही आजकल का ही समय था, और अभी 25 साल इसके होने जा रहे हैं, और 26 जुलाई को जो 25 ईयर्स ऑफ कारगिल मनाया जाएगा। और कारगिल युद्ध, जैसे कि आप जानते हैं, कि एक बड़ा कठिन परिस्थितियों का युद्ध था, और कश्मीर में वहाँ सबसे नज़दीक था, तो सबसे पहले ही मुझे वहाँ जाने का आदेश दिया। और मैं सलाम करता हूँ उन बहादुर जवानों को जिन्होंने जो मेरी कमांड में थे, मेरी 18 ग्रेनेडियर्स में थे, कि वहाँ की जो आप जानते हैं ये युद्ध दराज सेक्टर, कारगिल सेक्टर, बटालिक सेक्टर, मशको सेक्टर में लड़ा गया। लेकिन जो मेरी तैनाती की गई थी और जो सबसे मशहूर सबसे पहला युद्ध था, वो था तोलोलिंग की लड़ाई, और मुझे उस तोलोलिंग की लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका मिला। और क्योंकि शुरू में तो यही बोला गया था कि कुछ एक मुजाहिदीन हैं, मिलिटेंट्स हैं, और नहीं पता चल रहा था, और ऐसी हालात में आप जानते हैं वहाँ पे जो हाइट है 14,000-16,000 फीट की हाइट है, और ऑक्सीजन वहाँ पे है नहीं, और दुश्मन जो आपका नेशनल हाईवे है श्रीनगर द्रास कारगिल ले,
उसको बाध्य कर रखा था, और जो सेना की टुकड़ियाँ थी उनको जाने के लिए बहुत मुश्किल था, और सियाचिन और लेह को अलग कर दिया गया था। तो सबसे पहला जो मुझे टास्क दिया गया वो तोलोलिंग के लिए था, और ये तोलोलिंग की लड़ाई मैंने 22 मई 99 को शुरू की, और 13 और 14 जून में जो है इसको फतेह वहाँ पर तिरंगा फहराया गया था। लेकिन ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, और इसमें मेरे 25 2 ऑफिसर्स, 2 जेसीओज और 21 जवान शहीद हुए। और उसके बाद पता चला जब तोलोलिंग की लड़ाई में इतना हमने खोया कि ये मुजाहिदीन नहीं, ये एक्चुअल में रेगुलर्स फोर्सेस थी, और जिन्होंने बहुत बड़े इलाके में तकरीबन 120 वर्ग किलोमीटर के इलाके में जो है कब्जा कर लिया था घुसपैठ करके। और उसके बाद जो मेरी यूनिट को टास्क दिया गया, वहाँ पर एक दूसरा फीचर था हम्प। इतनी कैजुअलिटीज़ के बाद भी उस फीचर्स पे फतेह हासिल की। और आपने एक नाम सुना होगा टाइगर हिल, और द्रास में जब आप जाते हो तो वो टाइगर हिल दूर से भी दिखता है। और पहली मर्तबा जो है मीडिया ने पूरी लड़ाई जो है घर घर में बच्चों को, घर परिवारों को दिखाई, और मुझे खुशी है बताते हुए कि जो टाइगर हिल पे झंडा फहराने का जो काम मिला, मुझे कमांडिंग ऑफिसर के तौर पे भी मुझे मिला। और टाइगर हिल जो थी ये सबसे ऊंची चोटी थी उस इलाके में, और जो कारगर फायर जो था, जो द्रास बाउल था और जो नेशनल हाईवे था, उसके ऊपर गिरा रही थी। लेकिन दोनों लड़ाइयों में फ़र्क ये था कि तोलोलिंग की लड़ाई में हमारे पास कुछ नहीं था, ट्रुप्स एक्लेमेटाइज नहीं थे, हमारे पास गोफर्स या आर्टिलरी नहीं थी, हमारे पास बहुत सारे जो हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट या माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं थे, और ना तो हमारे पास उस तरह के एयर एफर्ट्स थे, क्योंकि शुरू में आपको मालूम है कि एयर एफर्ट्स भी कंट्रोल थे, हेलीकॉप्टर्स 2-3 हेलीकॉप्टर गिर चुके थे। और ऐसी हालात में जब तोलोलिंग की लड़ाई, तोलोलिंग के बाद जब टाइगर हिल मिले, तब मेरे पास सब कुछ था। 120 फायर यूनिट्स थे, मल्टी रॉकेट जो बैरल जो गन्स होती वो थी, वोफर्स थी, जो आर्टिलरी की वोफर्स भी तब तक ऊपर पहुंच चुकी थी। और ये बात है 4 जुलाई को, 2 और 3 जो एक हफ्ता हमने पहले हफ्ते जो जुलाई की तैयारी की, और 3 और 4 को जो है हमला करके 7 जुलाई को जो है हमने पूरे टाइगर हिल को जो है उसके ऊपर तिरंगा फहराया था। और इसमें अगर आपको याद हो, जो मेरे यूनिट का जो लड़का था, एक 19 साल का ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, उसको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और हालांकि इस पूरी लड़ाई में, और जो ये तो टाइगर हिल की लड़ाई में थे, इसमें मेरे 9 जवान शहीद हुए, 25 तोलोलिंग में, 9 यहाँ पर 34, 2 ऑफिसर्स, 2 जेसीओज और 31 जवान की कीमत जो है हमको इस लड़ाई के लिए चुकानी पड़ी। लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई थी, क्योंकि इन दोनों फीचर्स में कब्जा होने के बाद हमारी इंडियन आर्मी का मोराल बहुत हाई हो गया। जो जैसे मैंने बताया कि जो दूसरे सेक्टर थे वहाँ पे लड़ाई करना भी आसान हो गया। लेकिन मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इन सारी लड़ाई में और पूरे हिस्ट्री में किसी इस तरह की बैटल में सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार मेरे यूनिट को 52 वीरता पुरस्कार दिए गए, जिसका मुझे बहुत गर्व है। एक परमवीर चक्र है, 2 महावीर चक्र है, 6 वीर चक्र है, 18 सेना मेडल है, और दूसरे बहुत सारे अन्य अवार्ड, जो कि एक बड़ा ऐतिहासिक है। उस वक्त के जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जब वहाँ पर धारा 370 लगी थी, और आज के वक्त के, आज के दौर की हम बात करें कि धारा 370 के हटने के बाद इन दोनों परिस्थितियों में कितना अंतर है? देखिए, मैंने कहा मैं कश्मीर में कई बार रहा, और कश्मीर में भी मेरी यूनिट को 20 वीरता पुरस्कार जो है वो दिए गए। आतंकवाद के युद्ध की लड़ाई में हमने वो दौर भी देखा जब जो वहाँ के जो बच्चे थे हाथ में पत्थर लेके सेना की गाड़ी के आगे आते थे, आईईडीज़ वहाँ पे ब्लास्ट आए दिन होती थी, ग्रेनेड्स फेंके जाते थे, और एक सिविलियन के लिए निकलना बहुत मुश्किल था, अपना जो नॉर्मल रूटीन लाइफ को जो वहाँ पे करना बहुत मुश्किल था। और उस ज़माने में जो टूरिज़्म था वो बिल्कुल ख़त्म, तबाही हो चुका था, इकोनॉमी थी नहीं, और जो थोड़े बहुत भी डेवलपमेंट के जो काम होते थे वो
हम लोग विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स बोलते थे लोगों के, तो वो भी सेना के माध्यम से किए जाते थे। और वहाँ के नागरिक हमेशा डर और एक घबराहट के साए में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और उस समय करप्शन भी बहुत थे, जो डेवलपमेंट के जो काम थे वो ज़मीनी सतह तक जो है वो नहीं पहुँचते थे। लेकिन आज ये बड़ी खुशी है कि जब 370 की धारा हटा दी गई है, एब्रोगेशन वहाँ पे कर दी गई है, आज वहाँ पे आप जाइए, फिल्म की शूटिंग चल रही है। एक्चुअली लाइव शूटिंग जो होती थी मिलिटेंट्स की वो नहीं है। आज बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं हैं, ग्रेनेड्स नहीं हैं, उनके हाथ में आज लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, और महिलाएं हैं खूब घूम रही हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 2 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, तकरीबन 4 करोड़ टूरिस्ट जो है उन्होंने कश्मीर में इस बार गया है। तो उनकी आर्थिक स्थिति में रात दिन का फ़र्क आया है, उनके जीवन में रात दिन का फ़र्क आया है, आतंकवाद की घटना जो है कम हुई है, विकास के लिए नए रास्ते जो खुले हैं। और जो कहते थे कि 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान, वो जो है इस 370 धारा में जो है ये ख़त्म। तो 370 का जो है बहुत ही लाभ खास करके आतंकवाद के जो वहाँ पे एक डर था उसको ख़त्म करने में बहुत हुआ है। After retirement, all of sudden, how did you decided to join the politics? देखिए, मैं इसकी 2 घटना आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कारगिल में था और हम तोलोलिंग और टाइगर हिल, खास करके टाइगर हिल पे लड़ाई कर रहे थे, और उसमें प्रधानमंत्री जी हिमाचल के प्रचारक थे, प्रभारी थे ये, और इनका कोई लेना देना नहीं था, ये सरकार में नहीं थे, ये एक प्रभारी थे। और हैरानी की बात है कि उस समय के जो मुख्यमंत्री धूमल जी और उनकी जो पूरी टीम और मोदी जी, ये वहाँ कारगिल, जबकि वहाँ बम चल रहा है, फायरिंग हो रही है, उसके बीच में आए और सेनानियों को मिले और लोगों को मिले। हॉस्पिटल में जो लोग थे श्रीनगर में, कारगिल में, उनको मिले, उनके हौसला अफजाई की। तो वहाँ से एक ये लगा कि देखो, एक ऐसा इंसान है जिसको, जो कि कहीं भी नहीं है, लेकिन उनका एक सैनिकों के प्रति प्यार, जो आज भी आप देखते हैं कि होली जो है वो सैनिकों के साथ मनाते हैं। और उसके बाद 2013 में, आपको अगर याद हो तो, सबसे पहली रैली जब वो सिर्फ कैंडिडेट घोषित थे प्रधानमंत्री के, उन्होंने सितंबर 2013 में रेवाड़ी में की थी सबसे पहली रैली, और उसमें उस रैली में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। और उसमें रैली में उन्होंने जो वायदा किया, जो आज गारंटी की बात करते थे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो 1 रैंक 1 पेंशन, जो आपका इतने 40-50 सालों से जो अटका हुआ ये जो समस्या है, हम सत्ता में आएंगे, हम इसको सबसे पहला काम जो है 1 रैंक 1 पेंशन को आपके विधवाओं को, अपने पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को देंगे। और वो उन्होंने सरकार बनते ही इस काम को पूरा भी किया। और आज तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा 1 रैंक 1 पेंशन के तौर पे जो पैसा जो है सैनिकों में दिया है। और ये बहुत बड़ी राहत है और एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, जो कि सैनिकों के मान सम्मान, और ख़ास करके जो हमारी वीर नारियां हैं और जिन परिवारों से लोग शहीद हुए, उन परिवारों के लिए एक बहुत वरदान है। तो यानी आपने प्रधानमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होकर आपने बिल्कुल 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 सत्ता में आने की सोची? बिल्कुल बिल्कुल कि कुछ कर सके तो करेंगे। तो उस वक्त जब 2021 में उपचुनाव थे संसदीय क्षेत्र मंडी के, तो आपके विरुद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली, आपको जीत नहीं मिल सकी। तो कितना आप कहाँ किसे वजह मानते हैं, क्या कहाँ कोई कमी रह गई कि आप उस वक्त आपको जीत नहीं मिल सकी? बहुत अच्छा प्रश्न किया। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है और पूरे भारत में नंबर 2 जोग्राफिकली ये बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। जी सर। और उस समय जो वीरभद्र सिंह जी, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और 6 बार मुख्यमंत्री रहे थे, तकरीबन 1 महीना पहले उनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। और इधर जो हमारे सांसद थे उस टाइम के, वर्तमान सांसद रामस्वरूप जी, उनकी भी किन्हीं वजह से मौत हुई। तो उपचुनाव हुए। जो मेरे प्रतिद्वंदी के तौर पर जो इलेक्शन में खड़े हुए, वो उन वीरभद्र जी की पत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी थी। मैं तो एक सैनिक था। 8 अक्टूबर को मुझे टिकट दिया गया, 30 अक्टूबर को जो थे वो वोटिंग थी। मुझे 20-22 सारा कंस्टिट्यूएंसीज
बहुत चुनौतियां हैं इस इलाके में। जोग्राफिकली शेड्यूल ट्राइब का एरिया बहुत सारा पड़ता है, बहुत सारा पहाड़ी क्षेत्र है। 20-22 दिन में सारा कंस्टिट्यूंसी से मुश्किल से एक एक दिन जो है कंस्टिट्यूंसी के लिए मुझे मिला। और फिर भी इतना होने के बाद मैं धन्यवादी हूँ जितने भी यहाँ के वोटर्स हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकट मुझ पे दिया, विश्वास किया। और मेरी जो हार है वो मात्र 7,400 वोटों से। अगर मुझे 3700 वोट भी और आ जाते तो मेरी जीत थी। 1% से ये कमी रह गई। अब इस कमी का क्या कारण था? मैंने कहा वीरभद्र सिंह जी, इनका एक बड़ा नाम था, बड़ा कद था, तो एक सहानुभूति के तौर पे भी ये वोट मांगे गए और लोगों ने वोट दिए। दूसरा, मैं राजनीति में नया था, मुझे समय कम मिला, मैं उस तरह से नहीं जा पाया जो अलग अलग जगह पे। नोटा में भी बहुत सारे जो वोट हैं वो उस समय पड़े, कुछ नाराज थे सरकार से, और कुछ महंगाई भी उस टाइम बढ़ गई थी। और इसी तरह से कुछ एक ये कारण रहे जिनकी वजह से जो ये थोड़ी सी 1% की हार रही। लेकिन चलो, राजनीति में हार जीत होती है। लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 18वीं लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर है और चारों सीटों पर दोनों ही प्रमुख दलों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। अब बात करते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं आप भी टिकट के दावेदार माने जाते हैं। हालांकि इस बार टिकट जो है कंगना रनौत जी को दिया गया है। आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से आप एक नए उम्मीदवार थे, एक नए उम्मीदवार को जनता के बीच में जाने का अवसर मिला, आपको समय कम मिला जैसा कि आपने अभी कहा, लेकिन उनके पास भरपूर मात्रा में समय मिला है, जिस हिसाब से वो अपना प्रचार कार्यक्रम, जनसंपर्क भी चलाए जा रही हैं, उस हिसाब से भी आपका क्या कहना है? कितने आश्वस्त आप एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखते हैं कि इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा की सीट निकलेगी? नहीं, हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आज जो संगठन है, आप जानते हैं ये 24/7 मोड में रहती हैं। और जो कार्यकर्ता है वो एक रीढ़ की हड्डी है और एक मजबूत कड़ी है। जो आपने देखा होगा कि कांग्रेस वाले चाहे अगले 50 साल भी लगा दे तो इस तरह का संगठन वो खड़ा नहीं कर सकते। आप देखिए, हमारे बूथ लेवल के हैं, पन्ना प्रमुख हैं, और इस तरह से ऊपर तक जो है हमारे कार्यकर्ता है और अलग अलग दायित्व है। और व्यक्ति यहाँ पे उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज लोग क्या चाहते हैं। आज लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, अगर यही गति आगे को रहती है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करूं कि हम 11 नंबर से 5 पे आ गए हैं, और 5 से अब हम 3 पे भी जल्दी, आपने देखा ना, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को पीछे छोड़ा है। तो अभी हम बहुत जल्दी जो है वो नंबर 3 पे आने वाले। तो लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा है, आर्थिक हिसाब से क्या अच्छा है, कूटनीति के हिसाब से क्या अच्छा है, सामाजिक की जो जन कल्याण की समस्या उसके लिए क्या अच्छा है। इसलिए उस हिसाब से जो भी, अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, चाहे आप केंद्र का रिपोर्ट कार्ड देखें या हमारे जयराम ठाकुर जी का रिपोर्ट कार्ड आप हिमाचल में देखें, चाहे वो आप देखिए वो पेंशन्स की जो लगा दी उन्होंने, वृद्धावस्था की चिंता की है, बिजली का बिल आपका जीरो कर दिया है, 125 यूनिट के बहुत कम लोगों के जो बिल आते हैं, पानी का बिल आपका जीरो है। सहारा योजना जो है, हिम केयर योजना जो है, बहुत सारे आप देखिए जो मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर लाए हैं, चाहे जितने भी 4 लेन 4-5 4 लेन बने हैं, आपकी टनलें बनी है, ड्रग फार्मा बना है, मेडिकल डिवाइस बना, मैं गिनाने लग जाऊँ बहुत सारी चीज़ें। तो लोग बहुत समझते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि एक पक्ष और विपक्ष मजबूत होना चाहिए प्रजातंत्र में, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष अपने प्रयत्न करने के बाद भी उस तरह का मजबूत नहीं हो पा रहा है। तो मंडी में अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो मंडी में कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि भाजपा लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। जैसे मान लीजिए, पहले आपको एक आर्मी बैकग्राउंड से आप आए हैं, अब एक बॉलीवुड बैकग्राउंड वाली प्रत्याशी को उतारा गया है। तो ये किस दिशा की ओर इंगित करता है कि कहीं ना कहीं जो मंडी का जो कोर कार्यकर्ता है, जो आपकी पार्टी से जुड़कर आगे चलकर आगे कामों में आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का रूठना वगैरह चलता रहता है? देखिए, संगठन में आपको, मैं फौज में भी संगठन अगर है तो ठीक, लड़ाई लड़ी जाती है, राजनीति में भी अगर संगठन है तो लड़ी जाती है। ठीक है, छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है करके, लेकिन संगठन के लिए टिकट तो एक को ही मिलेगा। और अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो जो अपेक्स बॉडी, जो एक सिस्टम है, अगर वो डिसाइड करे तो उनके पास उनके क्या इनपुट्स रहे होंगे
वो ज़रूर उनके पास कोई इनपुट्स रहे होंगे, किया होगा, और उस वजह से उन्होंने विश्लेषण किया होगा, और ये उनका ही प्रेरोगेटिव है कि किसको टिकट दिया जाए। तो ये मेरे उससे बाहर है उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना कि उन्होंने क्या किया होगा। मैं तो इतना जानता हूँ एक सैनिक के नाते कि ठीक है, जो उन्होंने कुछ ना कुछ आंकलन किया होगा और जिसकी वजह से टिकट उनको दिया। जी बिल्कुल सर। अगर वापस हम सैन्य शक्ति की अगर हम बात करें तो भारत, जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त असुविधाएं थी, हमारे जवानों के पास पर्याप्त मात्रा में इक्विपमेंट्स नहीं थे, हथियार नहीं थे। अगर आज के दौर की हम बात करें तो आज भारत के पास कितना सामर्थ्य मौजूद है? देखिए, बहुत रात दिन का फ़र्क है। मैंने कहा कि आपको आज हम 4th लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है पूरे विश्व में, हम हैं। कोई ज़माना था हम निर्यात किया करते थे इक्विपमेंट को, वेपनरीज़ को। आज आपका तेजस जो फाइटर जहाज़ है आपका यहाँ बन रहा है, INS विक्रांत यहाँ बन गया है, बाहर से आपके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं। रेफेल जो है आप जानते हैं करके, आज हमारे पास रेफेल है। हेलीकॉप्टर्स के जो HAL जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वो इनका उत्पादन कर रहे हैं। और किसी ज़माने में जहां हम 1600 करोड़ का जो है, जो बाहर के देशों को निर्यात करते हैं, आज 36,000 करोड़ का जो है निर्यात वहाँ पे कर रहे हैं। आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो प्राइवेट जो कंपोनेंट है, जो प्राइवेट जो खिलाड़ी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है ताकि आत्मनिर्भर को, जो आप देखिए कि कल दिन वर्ल्ड वॉर होती है तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी। आप देखिए स्ट्रेटेजिकली, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड्स देखिए, चाइना के साथ अब 2 साल से आप देखिए बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर हम बैठे हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो आज जो हमारी क्षमता है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन में है, टेक्नोलॉजी में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, क्लाउड कंप्यूटिंग में है, और इन सारी चीज़ों में जो है हमारी क्षमता आज बहुत बड़ी है। और महिलाओं के लिए देखिए, आज परमानेंट कमीशन कर दिया है, NDA और सैनिक स्कूल के लिए आपके लिए जगह अलग से वो कर दी है, कमांडिंग ऑफिसर्स उनको बनाया जाता है, सियाचिन में ड्यूटीज़ दे रही है, फाइटर पायलट्स वो चला रही हैं। तो हर क्षेत्र जो है पिछले 10 सालों में आप देखिए बहुत बहुत चेंजेस हुई है, और हम हर तरह से सक्षम हैं। चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमको लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे चाइना के उस पर लड़नी पड़े, चाहे विद इन दी कंट्री जो ये हमारे इंसर्जेंसी की जो समस्या हैं उसको निपटने के लिए भी हम पूर्ण तरह सक्षम हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अग्निवीर योजना जो इस वक्त केंद्रीय सरकार ने पूरे देश भर में लागू की है, अग्निवीर योजना ला करके एक नया सिनेरियो उन्होंने बना दिया है आर्मी के रिक्रूटमेंट को लेकर के। अग्निवीर योजना कितनी सार्थक है आज के परिदृश्य में? इसके अलावा अगर इसका विरोध हो रहा है तो वो किन वजह से हो रहा है? नहीं, देखिए, अग्निवीर एक नई स्कीम है और काफ़ी सोच विचार के बाद जो है इस स्कीम को लाया गया है। और सबसे बड़ा उद्देश्य है अग्निवीर का यही था कि जो प्रोफाइल है हमारी, आज एवरेज 32 साल के आसपास है, जबकि भारतवर्ष जो है एक युवा देश है, 65 जो % से नीचे के लोग हैं, 35 साल से भी नीचे के लोग हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि एक यूथ प्रोफाइल हो, और कारगिल रिव्यू जो कमेटी हुई थी उसने भी ये रिकमेंडेशंस दी थी, और ये स्टेप बाय स्टेप किया गया है। पहले कमांडिंग ऑफिसर्स की जो एज है वो कम कर दी गई, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के मॉडल डिस्कशन में किए गए हैं। और एक तो यूथ प्रोफाइल का था, और दूसरा था, आज देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, कि जो नए जो लोग हमारे फौज सेना में आए हों वो टेक्नोलॉजिकली जो ड्रिवन हो वो करके। और ये भी है कि जो हमारा बजट है, रक्षा बजट है, क्योंकि जो कैपिटल के लिए जो हम कर पाते थे वो थोड़ा हमारा उसमें वृद्धि हो, और कोई चीज़ नहीं लाई जाती है उसमें एक एप्रहेंशंस रहती है, एक एप्रहेंशन रहती है। शुरू में आपने देखा बहुत बड़ा विरोध हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ। और इसमें अब यही है कि 4 साल का समय है, 12 लाख का एक पैकेज लेके वो युवा घर से मतलब अपने फौज से वापस आता है, और जो दूसरी सुविधाएं जो सेना में उसको मिलती है वहाँ पर मिलेगी। साथ में एक डिग्री लेके आता है, एक सर्टिफिकेट लेके आता है, एक डिसिप्लिन लेके आता है, और जिसका कि पूरे समाज में भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव असर हो सकता है। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत राय है, जो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में 25% जो लोग हैं उनको ही रिटेन किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज़रूरत है बढ़ाने के लिए।
और जैसे जैसे, क्योंकि नई स्कीम है, जैसे जैसे लोगों से फीडबैक आएंगे, अभी तक का जो फीडबैक आया बहुत अच्छा आया कि मैंने कई कमांडिंग ऑफिसर से बात की, बहुत मोटिवेटेड हैं ये जो बच्चे जो वहाँ गए हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि हमें कल दिन वो एक समाज का बहुत अहम हिस्सा, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी उनके साथ जुड़ा है। कल दिन ऐसा ना हो कि समाज के विरुद्ध कोई काम करने लग जाए, या ऐसा लगे उनको कि अब हम तो बेकार हो गए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनको पैरेलली कहीं ना कहीं जो है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपने देखिए 10% बढ़ाए हैं, इस तरह मैं चाहता हूँ कि कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है उसमें भी उनको दिया जाए, और जो 25% का है कम से कम 50 या 75 किया जाए, और 25% जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 15 से 20 हज़ार ऐसे भी हर साल सैनिक जो है प्री मेच्योर रिटायरमेंट में चले जाते हैं। ये कोई बिजली का बटन नहीं है कि लड़ाई लड़ ली, कि मैंने तो बहुत निजी से देखा है, क्योंकि सैनिक को ये लगना चाहिए कि अगर मैं शहीद भी होता हूँ मेरे परिवार को देखा जाएगा, मेरे बच्चों को देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको उस तरह से भी देखना है। और अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने, राजनाथ सिंह जी ने अभी बयान दिया है कि जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी इसको ठीक किया जाएगा। और मेरा मानना है कि ये शुरू में ये अप्रीहेंशंस होती हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे फीडबैक और ये लेके इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बॉटम लाइन जो मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन जो है, एक लड़ने की जो मोटिवेशन है, वो किसी भी हालात में जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो चलते चलते सर, मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा। आपने तो कई युद्ध लड़े हैं, और ये लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की भी एक लड़ाई है जो हर 5 साल में एक इंसान, हर आम इंसान को लड़नी है। तो मैं चाहूँगा 1 जून के उस ऐतिहासिक दिन के लिए आप हमारे दर्शकों और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से मतदान की अपील ज़रूर करें। बिल्कुल, मैं हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह कर चाहता हूँ, ये महापर्व प्रजातंत्र का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, ये 1 जून को 1 महीने के बाद आ रहा है। और ये बड़ी खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि 98 करोड़ के आसपास वोटर्स जो है, विश्व में कहीं भी इतना बड़ा लोकतंत्र का उत्सव नहीं होता है जो कि पूरे भारतवर्ष में होता है। और इसमें अपना वोट डालना, अपना मत देना, ये आपका फ़र्ज़ भी है। और ये फ़र्ज़ हर नागरिक को जो 18 साल से ऊपर है उसको पूरा करना चाहिए, ताकि आपकी दिशा, देश की तस्वीर, जो भी आप चाहते हैं, जिसको भी आप वोट डालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। और उसको अच्छी तरह परख कर, लेकिन जो मतदान है वो ज़रूर उस दिन करना चाहिए। अगर आपने वो कर दिया तो ये समझें कि आपने एक जो फ़र्ज़ है अपने देश के प्रति, और देश के प्रति जो जिम्मेवारी एक नागरिक के तौर पर आपकी है, वो आपने पूरी की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, आपने हमसे आपका धन्यवाद, जानकारी को साझा किया और हमें आपका अपना बहुत ज़रूरी वक्त दिया। आपने समय दिया, थैंक यू मैं सर। बहुत हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये था चुनावी गलियारों से कार्यक्रम का आज का अंक, जिसमें हम ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर जी से उनके अनुभवों और उनकी अन्य जानकारियों को जाना। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए नेता के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।